जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज हम अपना ईएमआरएस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं सिलेबस वाइज, जिसमें हमारा उसका टॉपिक होगा दोस्तों प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, इसमें टोटल 7 पार्ट्स होने हैं और स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ साथ इसमें आपका डोपिंग वाला जो पार्ट है वो भी साथ में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है दोस्तों, जो आपका ईएमआरएस का सिलेबस दे रखा है, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, ये आपके सिलेबस का सबसे आखिरी पार्ट है, उसमें से देख लेंगे। पार्ट बी का एकदम लास्ट वाला सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ और हेल्थफुल लिविंग लाइफ और कंटेम्प्रेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है इस पे एक कॉमन मैराथन आ जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट बी आपका इसका पूरा कल ख़त्म हो जाएगा। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें हमारे टोटल 7 पार्ट होंगे। हर पार्ट में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, 3 पार्ट में 20 होंगे, बाकी 15-15 क्वेश्चन होंगे। टोटल 7 पार्ट्स होंगे। तो वीडियो में बने रहें और फटाफट से सेशन को शेयर कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज और डोपिंग के ऊपर। तो पहला पार्ट है हमारा दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, WHO कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज, यानी WHO की स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है दोस्तों। WHO की स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ हेल्थ एज एसेंस ऑफ टोटल वेलबींग। ठीक है, WHO की जो स्वास्थ्य की अवधारणा है वो कुल कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य, यही WHO की क्या है अवधारणा है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टेनोजोलोल, द ड्रग विच हैज़ मिसयूज्ड बाय द कैनेडियन एथलीट बेन जॉनसन इन 1988 विच ओलंपिक गेम इज। तो स्टेनोजोलोल जो 1988 के ओलंपिक खेलों में कनाडियाई एथलीट बेन जॉनसन द्वारा दुरुपयोग किया गया था, वह दवा कौन सी है। नार्कोटिक, एनाल्जेसिक है या एनाबॉलिक स्टेरॉयड है या ऑपिटेट है या डाययूरेटिक है। कौन सा उन्होंने दवा का इस्तेमाल किया था 1988 के ओलंपिक गेम्स में दोस्तों। तो वो दवा कौन सी थी, वो थी आपकी दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉयड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। ठीक है, इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉयड का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है FIMS स्टैंड फॉर, FIMS का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो FIMS का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव, ये आपका FIMS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फाइबर टाइप हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इज। फाइबर प्रकार और उच्च एकाग्रता माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक से अधिक संख्या होने के मायोग्लोबिन है कौन से, स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच, मीडियम ट्विच या बोथ A एंड B। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मीडियम ट्विच में आएंगे ये। ठीक है, किस में आएंगे, मीडियम ट्विच में आएंगे। ठीक है, किस में, मीडियम ट्विच में, सॉरी मीडियम ट्विच में नहीं, एक सेकेंड, यस ये आपके आएंगे दोस्तों फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के अंदर। ठीक है, किस में आएंगे, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के अंदर। तो वो फाइबर का प्रकार जो उच्च एकाग्रता माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक से अधिक संख्या होने के मायोग्लोबिन जो होते हैं वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में होते हैं। ठीक है, मायोग्लोबिन का मतलब हो गया दोस्तों आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये मायोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रकार का आयरन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन से बंधा प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे रेड मसल फाइबर की बात हो रही है तो रेड मसल फाइबर को हम स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन नामक मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह रंग में गहरा लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका कलर रेड हो जाता है। हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया इन नंबर, अधिक संख्या में इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबी अवधि के लिए संकुचन की जो दर होती है वो धीमी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रन मैराथन, और ये जो रेड मसल फाइबर यानी कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं ये आपके मैराथन या लॉन्ग डिस्टेंस रनर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वही वाइट मसल फाइबर की बात करें तो ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, और रंग में हल्का, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई मायोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इनके वाइट मसल फाइबर्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मायोग्लोबिन नहीं होता है। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है।
हैव फास्टर रेट कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड। छोटी अवधि के लिए संकुचन दर की जो मात्रा होती है वो तीव्र होती है, तेज़ होती है दोस्तों। और शॉर्ट डिस्टेंस रन के लिए इनका यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे स्प्रिंट हो गई, छोटी दूरी की जो दौड़ होती है, ठीक है। तो ये आपके रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर्स के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाउंड। निम्नलिखित में से कौन घाव की श्रेणी में आता है। तो घाव की श्रेणी में इनमें से कौन सा आता है दोस्तों, तो वो आता है हमारा लैक्रेशन, ठीक है। लैक्रेशन जो है हमारा घाव की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इंक्रीज ऑफ मसल मास फॉलोइंग रेजिस्टेंस वर्क पर्टिकुलरली हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। यानी प्रतिरोध कार्य विशेष रूप से भारी वजन प्रशिक्षण के बाद मांसपेशियों में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जब प्रतिरोध कार्य विशेष रूप से जब भारी वजन का प्रशिक्षण हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो मांसपेशियों में वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मांसपेशियों में अतिवृद्धि या मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एनाबॉलिक स्टेरॉइड अफेक्ट्स डायरेक्टली, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है वो सीधे प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, डायरेक्ट। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारी मसल्स को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं दोस्तों, ठीक है, हमारी मांसपेशी यानी कि हमारी मसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्रायोथेरेपी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन फॉर। क्रायोथेरेपी पहला उपचार है, तो क्रायोथेरेपी पहला उपचार किसका है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्रायोथेरेपी ना, यस, ऑप्शन डी। ब्लीडिंग वाउंड, स्प्रेन, डिसलोकेशन, ओके, बर्फ वाला क्रायोथेरेपी। क्राय मीन्स हो गया आपका बर्फ से जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो ब्लीडिंग वाउंड में भी आपका बर्फ़ का इस्तेमाल होता है, स्प्रेन में होता ही होता है, ठीक है, डिसलोकेशन में भी बर्फ़ का यूज़ करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। खेल की चोटों को कम से कम किया जा सकता है, कैसे। तो खेल की चोटों को हम मसाज के द्वारा, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मसाज के द्वारा हम कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। यदि हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए दोस्तों। हीट स्ट्रोक से अगर कोई प्रभावित है तो उसको कैसा ट्रीटमेंट देंगे, कैसा फर्स्ट एड देंगे हम, तो उसको फर्स्ट एड देंगे दोस्तों कैसा, हैव द पेशेंट लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, ठीक है, रोगी को ठंडी जगह पर लिटा देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, सीपीआर का फुल फॉर्म होगा आपका कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, ओके, ये आपका सीपीआर का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग हैविंग एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टूवर्ड्स। व्यायाम करने के दौरान रक्त की आपूर्ति किस ओर बढ़ती है दोस्तों। तो जब व्यायाम करने के दौरान हमारी जो रक्त की आपूर्ति हमारी स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ती है दोस्तों, ओके, किसकी तरफ बढ़ती हैं, स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ती हैं, कंकाल मांसपेशियों की तरफ बढ़ती है जो रक्त की आपूर्ति होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द ब्लड। निम्न में से कौन सा परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है, एंजाइम का, ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का, या सभी का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी का, ठीक है। रक्त के द्वारा आपका एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये तीनों ही चीज़ें कैरिड की जाती हैं, परिवहन की जाती हैं, ठीक है, उनको ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है दोस्तों सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज। हड्डियों की कोमलता के रूप में भी जाना जाता है, एक बीमारी का नाम है दोस्तों, तो जिसे हम हड्डियों की कोमलता यानी सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है हमारी ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया को हम सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स के नाम से जानते हैं। अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया, इसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही आसानी से टूट सकती हैं। अगला क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं ऐसे। ऑस्टियो जो है दोस्तों वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हड्डी, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया ये दो प्रकार की आपकी हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में अगर हम देखें तो ये एक प्रकार की छिद्रपूर्ण हड्डी हो गई, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया स्वस्थ हड्डी के एक छत्ते की तरह दिखती है, जब
ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो मधुकोश में छेद और रिक्त स्थान स्वस्थ हड्डी की तुलना में बहुत बड़े हो जाते हैं। और फिर वहीं अगर ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो नरमपन आ जाता है हड्डियों के अंदर, ठीक है। अक्सर क्या होता है, गंभीर विटामिन डी की कमी, जब आपको गहरी विटामिन डी की घोर मात्रा में कमी हो जाए तो ये ऑस्टियोमलेशिया हो सकती है, और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और युवक वयस्कों की नरम हड्डियों के दौरान झुकने के कारण बन सकती हैं, ठीक है। और ख़ासकर पैरों के वाले वज़न वाले हड्डियों में बूढ़े वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया में फ्रैक्चर हो सकता है। जो बूढ़े होते हैं और वयस्क होते हैं उनको फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया के कारण, ठीक है। और बच्चों को क्या होता है, उनकी हड्डियां मुड़ सकती हैं। ओके, अगला पॉइंट इसमें एक ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो देख लेते हैं। हड्डी की रिमॉडलिंग की प्रक्रिया में कई प्रकार की कोशिकाएं और कारक शामिल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट उन प्रगति में भाग लेने वाली दो मुख्य कोशिकाएं हैं। एक्चुअल में ये दोनों क्या हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट वृद्ध हड्डियों के पुनर्जीवन के लिए जिम्मेदार होती हैं और अस्थि कलश नए अस्थि के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होगा वो आपके वृद्धों के हड्डियों में पुनर्जीवन के लिए होगा, और ऑस्टियोब्लास्ट जो होगा वो बच्चों में या नई हड्डी के बनने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए आपका ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन एमंग। तनाव का जो फ्रैक्चर आम होता है वो किन में देखा जाता है ज़्यादातर, तो वो आम तौर पे जो देखा जाता है दोस्तों, यंग चिल्ड्रंस में देखा जाता है, छोटे बच्चों में देखा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन एमंग। सेम वही क्वेश्चन आ गया, अच्छा ऑप्शंस बदल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तनाव फ्रैक्चर आम है इन ऑप्शंस के हिसाब से। डांसर्स एंड एथलीट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, वुमेन्स और जनरल पॉपुलेशन, इनमें से स्ट्रेस फ्रैक्चर आप किन में ज़्यादा देखेंगे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्रैक्चर जो रहता है वो नर्तकियों और एथलीटों में, यानी कि डांसर्स एंड एथलीट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने दोस्तों, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग। रक्तस्राव को रोकने का सबसे तेज़ और प्रभावी तरीका कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका घाव पर सीधा दबाव, ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड, घाव पर अगर हम सीधा दबाव डालेंगे तो ये सबसे प्रभावी तरीका होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सीवियर, निम्न में कौन सबसे अधिक गंभीर है। अब यहाँ पर कुछ इंजरीज दी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गंभीर कौन सा है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, दोनों हैं या फिर अब्रेजन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मोच, स्प्रेन, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे क्या होते हैं, लिगामेंट्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लिगामेंट्स हमारे ब्रेक होते हैं, ये काफ़ी गंभीर इंजरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, हृदय की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। इन चारों ऑप्शन में से हृदय की गति को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट। हार्ट रेट क्या होती है, प्रति मिनट दिल की जो संकुचन की संख्या होती है कॉन्ट्रैक्शन की, वही आपकी हार्ट रेट कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों, मसल इंजरीज शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड बाई, मांसपेशियों की चोटों को तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, कैसे। टेकिंग अ वार्म बाथ, अप्लाइंग आइस, एंगेजिंग विथ लाइट एक्सरसाइज और अप्लाइंग स्ट्रैपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा अप्लाइंग आइस, ठीक है। बर्फ़ लगाकर हम तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं, इंस्टेंट हमें 1 से 1.5 मतलब 1 मिनट के अंदर हमें बर्फ़ अप्लाई 1 से 2 मिनट में कर देनी चाहिए, ठीक है, मसल इंजरीज में। अगला पार्ट है हमारा पार्ट 2 दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते चले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मसल टिश्यू, हमारी मांसपेशियों की ऊतकों में पानी कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा दोस्तों कितना, 75%, ठीक है। मांसपेशियों की जो ऊतक होते हैं यानी जो मसल टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो वाटर परसेंटेज होता है वो 75% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, वाटर इन द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, मांसपेशियों में पानी किसके लिए जिम्मेदार होता है, जो मसल्स में वाटर होता है वो एक्चुअल में क्या वर्क करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करता है, स्ट्रेंथ के लिए, सप्लेनेस के लिए या फिर एंडोरेंस के लिए, किसके लिए वर्क करता है, तो ये वर्क करता है दोस्तों आपका किसके लिए, ओके सप्लेनेस के लिए, ठीक है, मुलायमता के लिए
सॉफ्टनेस के लिए मुलायमता लाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, जो वाटर होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डोप। निम्नलिखित में से कौन सा डोप की श्रेणी में संबंधित नहीं है। ठीक है, एर्गोजेनिकेट, कैफीन, निकोटिन या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ निकोटिन। निकोटिन आपकी डोप टेस्ट में, मतलब डोप से संबंधित एक प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती, डोप की श्रेणी में नहीं आती। बाकी आपके एर्गोजेनिकेट्स हो गए, ठीक है, कैफ़ीन हो गया, कॉफ़ी में जो पाया जाता है ये आपके क्या होते हैं, डोप में आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों। द फर्स्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एग्जॉस्टेड एथलीट इस। लंबी दूरी के थकाऊ एथलीट के लिए अनुशंसित पहला उपचार क्या होगा दोस्तों, है ना। तो जो लॉन्ग रनर्स हैं वो एकदम बहुत थक चुके हैं कायदे से, तो उनके लिए जो अनुशंसित जो पहला उपचार होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। ठीक है, कृत्रिम श्वसन से हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड डिपेंड अपॉन। खेल की चोटों के पूर्ण उपचार के लिए किस पर निर्भर होना चाहिए। फिजियोथेरेपी पे, करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी पे, बोथ ऑफ द अबव और कंडीशनिंग पे, किस पे डिपेंड होना चाहिए दोस्तों हमको। तो डिपेंड होना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फिजियोथेरेपी और करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी, इन दोनों पे ही हमें डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों आपका ए और बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजक मध्यस्थ रक्त के थक्के को रोकता है दोस्तों। हिस्टामाइन, हेपेरिन, काइनिस और ल्यूकोट्राइन्स। क्या होगा इसका सही जवाब। उत्तेजक मध्यस्थ रक्त के थक्के को रोकता कौन सा वह उत्तेजक है या इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है जो रक्त के थक्के को रुकने में काम करता है, तो वो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन जो उत्तेजक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों। हाइड्रोथेरेपी इज गिवन यूजिंग। हाइड्रोथेरेपी का उपयोग करके दिया जाता है किसके द्वारा। बर्फ़ के द्वारा, पानी के द्वारा, मोम के द्वारा या तपिश यानी हीट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ पानी यानी कि वाटर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्ट्रेस फ्रैक्चर यूजुअली अकर्स व्हेन यू इंक्रीजेज योर हाई इंपैक्ट एक्टिविटी बाय। तनाव भंग या तनाव फ्रैक्चर आमतौर पर तब होता है जब आप अपनी उच्च प्रभावी गतिविधि को बढ़ा देते हैं। उसमें क्या फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी। जो हमारी उच्च प्रभावी गतिविधि में हम इन तीनों में से क्या बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, हम हमारी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी यानी कि आवृत्ति, अवधि और तीव्रता, ये तीनों हम बढ़ाते हैं इन गतिविधि में तो हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है। काफ़ी आसान और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 70%। ठीक है, 70%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्ड टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठिन हार्ड टिश्यू है, कठिन ऊतक है। टेंडन, कार्टिलेज, बोन या फिर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बी एंड सी। कार्टिलेज और बोन जो होती है वो हमारी हार्ड टिश्यू में आती है। उपास्थि और जो हड्डी होगी वो हार्ड टिश्यूज़ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सोना बाथ इनिशियली। शुरू में सोना स्नान की अवधि क्या होनी चाहिए। 6 से 8 मिनट, 5 से 10 मिनट, 15 से 30 मिनट या फिर 1 से 2 घंटे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 to 10 मिनट। सोना बाथ की जो अवधि होगी 5 to 10 मिनट्स होगा। अब सोना बाथ के बारे में क्या है। सोनाज आर यूज अ ड्राई हीट। ठीक है, सोना सूखी गर्मी का उपयोग करता है। आमतौर पर
180 और 195 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच बहुत कम आर्द्रता के साथ गर्म होते हैं। लकड़ी, गैस, बिजली, अवरक्त तकनीक द्वारा गर्म किया जाता है इसमें, ठीक है। यह एक ओवन में बैठना जैसा होता है सोनाबाद के अंदर, ठीक है। इट्स लाइक सिटिंग इन एन ओवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। द वॉलंटरी मसल्स आर कंट्रोल्ड बाई, स्वैच्छिक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती है उनके द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है? नर्व्स, ब्रेन, हीट या मसल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने दोस्तों। 13वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? स्प्रेन इज एन इंजरी टू, मोच एक चोट है। कैसी चोट है? लिगामेंट की, मसल की, बोन की या फिर कनेक्टिव टिश्यू की? अभी मैंने क्लियर किया था इसको पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले। तो ये किसकी चोट होती है? हमारी जो स्प्रेन होती है वो हमारे लिगामेंट की चोट होती है, ठीक है। अस्थिबंध की लिगामेंट को, लिगामेंट क्या काम करता है? बोन टू बोन जोड़ने का काम करता है। वहीं टेंडन्स की बात करें तो वो मसल्स टू बोन जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। टेंडन आपकी स्ट्रेन कहलाती है, ठीक है, यानी कि खिंचाव, और लिगामेंट्स के जो ब्रेक होते हैं वो आपके मोच कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों। क्रॉनिक इंजरीज आर ट्रीटेड विद, पुरानी चोटों का इलाज किया जाता है कैसे? एक्सरेज के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, इंफ्रारेड रेस के द्वारा या फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो जो क्रोनिक इंजरीज़ होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो किससे किया जाता है? इंफ्रारेड रेस के द्वारा। जो हमारी पुरानी चोटें होती हैं उनका उपचार हम इंफ्रारेड रेस के द्वारा कर सकते हैं। क्रोनिक चोटों का मतलब होता है पुरानी चोटें जिन्हें अति प्रयोग की चोट भी कहा जाता है, ठीक है। स्वस्थ समस्याएं जो धीरे धीरे और लंबे समय तक विकसित हो सकती हैं। यदि उनका शीघ्र उपचार नहीं किया जाता है तो वह जीवन भर दर्द, सूजन और समग्र बेचैनी का कारण बन सकती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। इफ़ अ मसल इंजर्ड आफ्टर अ विगरस वर्कआउट वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर, यदि एक ज़ोरदार काम के बाद एक मांसपेशी घायल हो जाती है तो व्यायाम कर सकते हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, मतलब कितनी देर बाद आप व्यायाम कर सकते हैं अगर एक ज़ोरदार काम के बाद अगर आपकी मांसपेशी घायल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कम से कम 48 घंटे का रेस्ट आपको देना पड़ता है उस मसल को, ठीक है। 48 आवर्स के बाद ही आप व्यायाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है दोस्तों, जॉगिंग एंड द स्पोर्ट, जॉगिंग और खेल। जॉगिंग और खेल का संबंध इन चारों में से किस में से है दोस्तों? मांसपेशियों को कठोर करता है, कुछ मांसपेशियों को मजबूत करता है, सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है, या मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथन्स ऑल द मसल्स। जॉगिंग और स्पोर्ट हमारी मसल्स को क्या करता है? मांसपेशियों को, सभी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, और 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू, WBC का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये हमारे बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें 18 है, विड्थ ऑफ द हार्ट ह्यूमन इज, मानव में हृदय का, सॉरी विड्थ पढ़ दिया, वेट पूछा है। वेट ऑफ द हार्ट ह्यूमन हार्ट इज, तो मानव में हृदय का भार कितना होना चाहिए? 200 ग्राम, 400 ग्राम, 250 से 260 और 300 ग्राम। द करेक्ट आंसर इज 250 से 300 ग्राम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अब 2 ऑप्शन दे दिया है, कन्फ्यूजिंग है, तो हम सी के साथ ही जाएंगे ज़्यादातर। 220 से 260 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम के आसपास एक नॉर्मल हार्ट का वेट जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बट 300 के साथ भी जा सकते हैं, वैसे 250 से 300 ऑप्शन में देना चाहिए था इसको, ठीक है। 250 से 300 ग्राम के बीच में आपका एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट का जो वज़न होता है वो होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फेमोरल आर्टरी, एरोटा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर फेशियल आर्टरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एरोटा, महाधमनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड इन, रक्त में ऑक्सीजन रहित हो जाता है। रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ पर मिलती है? मसल्स में, नर्व्स में, लंग्स या हार्ट? ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड, हमारा जो खून है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, बाहर हो जाती, कहाँ पर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, हमारे हार्ट के अंदर,
ठीक है, हृदय में ही हमारा, हार्ट में हमारा रक्त डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रहित हो जाता है। हार्ट के अंदर ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, लंग्स में फिर मिलाई जाती है ना उसमें, हार्ट के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड है हमारा। पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या करा है, डायरेटिक क्या है, डायरेटिक्स है क्या। ठीक है, तो डायरेटिक्स के द्वारा क्या होता है दोस्तों, तो डायरेटिक्स क्या है, मूत्र के शरीर में उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज द बॉडी आउटपुट ऑफ यूरिन। देखो डायरेटिक्स भी एक प्रकार की डोपिंग में ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसको, रेसलर्स हो गए जिनमें मतलब वेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, उन मेडिसिन को ले लेते हैं, उनको यूरिन इतनी ज़्यादा होती है कि उनका सारा जो पानी होता है बॉडी का वो निकल जाता है, जिससे इंस्टेंट बॉडी वेट लॉस हो जाता है उनका। फिर वो वेट करा करके फिर अपना वाटर लेवल इंक्रीज़ कर लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी डोपिंग होती है जिसमें डायरेटिक्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एथलीट फुट किसके कारण होता है। एथलीट फुट इज़ कॉज्ड बाई, तो एथलीट फुट जो होता है दोस्तों वो आपका फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। ज़्यादातर पानी में मॉइस्चर में जो प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं या काम करते हैं, तो उनको ये एथलीट फुट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उंगलियों के बीच में स्किन्स आपकी सड़ने लग जाती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, शिन स्प्लिंटस किस में होता है दोस्तों। शिन स्प्लिंटस अकर्स इन, ऊपरी पैर में, निचले पैर में, पेट में या फिर पीठ में। अब जैसा कि डायग्राम में आप देख ही पा रहे हैं, सामने दिख रहा है पैर में ही हो रहा है ना, तब ऊपरी में है कि निचले में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, निचले पैर पर होता है। शिन स्प्लिंटस जो होता है आपका निचले पैर पे होता है, लोअर लेग पे होता है। इस पार्ट को हम शिन बोन भी बोलते हैं। ये जो हमारी फीमर होती है ना, फीमर बोल दिया मैंने, ये जो बोन होती है हमारी, इसको हम शिन बोन भी बोलते हैं। यहीं पर शिन गार्ड वगैरह भी फुटबॉल में और आपके हॉकी में लगाया जाता है। ठीक है, यहीं पर शिन स्प्लिंटस होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों, एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पर्सन। तो एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग हम किस प्रकार खोलेंगे, तो उसको खोलने का जो तरीका होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, सिर झुकाकर और ठोड़ी को उठाकर, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर को झुकाकर और ठोड़ी को उठाकर, बाई टिल्टिंग द हेड एंड रेजिंग द चिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों, आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं। हाउ डू यू सी इफ़ अनकॉन्शियस पर्सन इज़ ब्रीदिंग नॉर्मली। कैसे पता करेंगे हम, 10 सेकेंड से अधिक नहीं, लगभग 10 सेकेंड, ठीक 10 सेकेंड, कम से कम 10 सेकेंड जो उसकी सामान्य सांस होगी वो कैसे पता करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक 10 सेकंड तक हम चेक करेंगे उसको। ठीक है, कि वो पर्सन ठीक तरीके से सांस ले रहा है कि नहीं, एक बेहोश व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। वैक्स बाथ, क्रायो, वॉलपूल और कंट्रास्ट। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैक्स बाथ में हमारा क्या होगा, वाटर से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। बाकी आपका क्रायोथेरेपी हो गई, वॉलपूल बाथ हो गया, कंट्रास्ट बाथ हो गया, ठीक है, इनमें हम वाटर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो एक सेकेंड वैक्स में भी वाटर का यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, वैक्स थेरेपी में आपका वाटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो क्रायोथेरेपी होती है ना, क्रायोथेरेपी में टोटली आपका आइस का इस्तेमाल होता है, वाटर का यूज़ नहीं होता है। और बाकी आपका वैक्स बाथ हो गया, वॉलपूल बाथ हो गया, कंट्रास्ट बाथ हो गया, तो इसमें होता है। कंट्रास्ट बाथ में आपका एक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का पैक होता है ना। वॉलपूल बाथ में जैसे हमारी वॉशिंग मशीन चलती है ना घूम घूम करके, उस तरीके से उसमें भंवर बना करके वॉलपूल बाथ होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। शुड बी देयर द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज्ड इंजरी। क्लोज्ड इंजरी के लिए सबसे जो पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो वो होना चाहिए आपका क्या, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, अप्लाइंग हॉट बैंडेज। ठीक है, गर्म पट्टी लगाना। जो हमारी क्लोज्ड इंजरीज होती हैं इनमें हम गर्म पट्टी लगाकर सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों, शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किस से संबोधित किया जा सकता है। फिजिकल थेरेपी इज एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शारीरिक उपचार को हम इनमें से बायोथेरेपी, मायोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या आइस थेरेपी किस नाम से संबोधित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, शारीरिक उपचार की बात हो रही है। ठीक है,
तो 8वें का जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा आपका आइस थेरेपी। आइस थेरेपी को हम शारीरिक फिजिकल थेरेपी के उसमें से हम रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, वैसे आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पर फिजियोथेरेपी भी, आइस थेरेपी तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मायोथेरेपी तो आपका उससे मसल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आइस थेरेपी इसका सही आंसर यहाँ पर दे रखा है, बट फिजियोथेरेपी भी हो सकता है इसका, इसको क्लियर करेंगे एक बार। कमेंट में आप लोग बताइएगा इन दोनों में से क्या होगा, फिजियोथेरेपी होगा या फिर आइस थेरेपी होगा, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। वैसे फिजिकल थेरेपी इज एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सो फिजिकल थेरेपी इसका फिजियोथेरेपी ही होना चाहिए, ऑप्शन सी मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। बताइएगा कमेंट पे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले दी जाती है। हम कोई प्रतियोगिता कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो उससे पहले जो मालिश होती है वो कितनी देर पहले की जाती है, प्री गेम मसाज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी आवर्स बिफोर द कंपटीशन, कितने घंटे पहले वो दी जाती है, तो वो दी जाती है दोस्तों आपका कितने घंटे पहले, 1 सेकेंड, 1 मिनट, बस 1 मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इस पार्ट को हम, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत मिल गए हों। जैसे डायरेटिक की बात हो रही तो डायरेटिक का हमने क्वेश्चन का आंसर बताया था, मूत्र के शरीर के उत्पादन में वृद्धि होती है ना, तो ठीक है, इसका सही आंसर यही वाला हो गया, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बताया। एथलीट फूड का तो आपका कवक के द्वारा बताया था, ये सही होगा, ठीक है। और इसका भी सही बताया था, निचला पैर होगा आपका शिन स्प्लेंटिस का। चौथा, एक बेहोश व्यक्ति की बात अगर की जाए तो ये आपका सिर झुकाकर, ये भी सही बताया था। आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है, इसका हमने ठीक 10 सेकंड बताया था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, मुझे डाउट हुआ था थोड़ा सा, तो वो होगा 10 सेकेंड से अधिक नहीं, ठीक है। मतलब मिनिमम 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 10 सेकेंड ही आपको रखना है, 10 सेकेंड से ऊपर नहीं रख सकते, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, ठीक है। सॉरी गलती के लिए। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, यहीं पर कंफ्यूज हुए थे थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर बता दिया था मैंने, क्रायोथेरेपी, है ना। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जो स्टार्टिंग में पहले बताया था, वैक्स थेरेपी, ठीक है, क्योंकि आइस भी तो आपका वाटर से ही रिलेटेड है ना, पानी से ही बन रही है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये तीनों क्रायो, वर्लपूल और कंट्रास्ट ये आपकी जल चिकित्सा से रिलेटेड होगा दोस्तों, ओके। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, बंद चोट के लिए जो प्रथम उपचार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो हमने क्या बताया था आपको, वो बता दिया था गर्म पट्टी लगाना, है ना, जबकि ये होगा बर्फ़ व ठंडे पानी से सेंकना, ठीक है। बंद चोट के लिए हम ब्रेकिंग विथ आइस एंड कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे क्लोज्ड इंजरीज के लिए, ठीक है, गर्म पट्टी लगाकर नहीं होगा इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हमने बताया था आपसे कि यहाँ कंफ्यूज हो गया था ना कि फिजियोथेरेपी या आइस थेरेपी क्या होगा। तो शारीरिक उपचार को निम्नलिखित रूप में से किस नाम से हम संबोधित कर सकते हैं, तो वो संबोधित हम कर सकते हैं दोस्तों फिजियोथेरेपी, बिल्कुल फिजियोथेरेपी इसका ही सही आंसर होगा, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पे चल रहे थे हम लोग। तो 9वां क्वेश्चन था हमारा, खेल से पहले की मालिश की प्रतियोगिता कितने घंटे पहले दी जाती है, तो वो दी जाती है आपकी दोस्तों 1 से 3 घंटे, प्रतियोगिता से 1 से 3 घंटे पहले आप इसको अपना प्री गेम मसाज आप दे सकते हैं एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या होती है, व्हाट इज़ द फर्स्ट आइटम यूज्ड इन कंट्रास्ट बाथ, गर्म पानी, ठंडा पानी, या गर्म व ठंडा पानी दोनों, या गुनगुना पानी। कंट्रास्ट बाथ में हम सबसे पहले किस प्रकार के पानी का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम करते हैं ठंडे पानी का इस्तेमाल, फिर इसके बाद हम हॉट वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कोल्ड वाटर का इस्तेमाल हम कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, ठंडे व गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो अभी देखा हमने उसको क्या बोलते हैं, हम कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 11th का आपका कंट्रास्ट, जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी दोनों यूज़ हो रहा हो वो कंट्रास्ट बाथ आपका कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फुटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली बर्नर चोट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है कि बर्नर चोट किस प्रकार के खिलाड़ियों में लगती है, तो फुटबॉल के खिलाड़ियों में लगती है, ठीक है। अब उसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं हम, है ना, बर्सिटिस के नाम से, स्ट्रेन से, स्ट्रिंगर की, या क्रैम्प, किस नाम से जानते हैं, तो मैं इसको हम जानते हैं बर्सिटिस, ठीक है, जो फुटबॉल में सामान्य चोट होती है, एक आम चोट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर
12 का जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में चुनिए। ठीक है, आपका कंप्रेशन दिया है, एलिवेशन दिया है, आइस दिया है, रेस्ट दिया है, प्रोटेक्शन दिया। तो ये आपका क्लियर कट आपका प्राइस हो गया दोस्तों। ठीक है, पी फॉर आपका हो गया, यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, इसको प्रिवेंशन भी बोल सकते हो। नंबर 1 पे आपका प्रिवेंशन यानी 5वां वाला आएगा। अब इन चारों ऑप्शन में से 5वां एक ही जगह दे रखा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका रेस्ट आएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका आइस आएगा। चौथे नंबर पे आपका कंप्रेशन आएगा, सी फॉर कंप्रेशन, और ई फॉर एलिवेशन आपका 5वें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है चपटा पाँव कहा जाता है, यानी जो फ्लैट फूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेस प्लेनस बोलते हैं, प्लांटर फसिटीज़ बोलते हैं, मॉडर्न न्यूरोमा बोलते हैं, या मेटाटोग्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्जिया या टोग्रिया? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पेस प्लेनस। ठीक है, पेस प्लेनस बोला जाता है आपके फ्लैट फीट को साइंटिफिक रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है उंगली की चोट पर लगाई जाने वाली पट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बैंडेज अप्लाइड टू फिंगर इंजरी? तो आपकी रोलर बैंडेज का यूज़ होता है फिंगर की इंजरीज में। ठीक है, रोलर बैंडेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड बैक पेन्स प्रॉब्लम्स एंड बैक पेन? बैक प्रॉब्लम्स और बैक पेन, इनमें से किस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डू एक्सरसाइजेस दैट स्ट्रेच द मसल्स ऑफ द बैक। उन व्यायाम को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हों। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, सूजन कम होती किसके द्वारा? स्वेलिंग रिड्यूसेस, सोना बात से, वर्लपूल बात से, कंट्रास्ट बात से, या उपरोक्त सभी में से सूजन किसके द्वारा इन तीनों में से कम होती है? तो वो आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कंट्रास्ट बात लेने से हमारी क्या हो जाती है? स्वेलिंग में सुधार हो जाता है, स्वेलिंग हमारी कम हो जाती है दोस्तों, रिड्यूस हो जाती है स्वेलिंग कंट्रास्ट बात से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए। अब फर्स्ट एड की जानकारी तो लगभग ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना? तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? किसी खिलाड़ी के जोड़ों या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार है? इफ़ अ प्लेयर हैज़ पेन इन द जॉइंट्स ऑन द एंटायर बॉडी विच ट्रीटमेंट इज गुड। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कैसा उपचार होगा? सोना बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ या कंट्रास्ट बाथ? तो वहाँ पर हम स्टीम बाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर फुल बॉडी और जॉइंट पेन होगा तो स्टीम बाथ का हम यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? विच मेथड इज़ यूज टू इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन्स? मोच के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ अप्लाई करेंगे? इंफ्रारेड, क्रायोथेरेपी, बायोथेरेपी और मालिश? तो करेंगे हम क्रायोथेरेपी, आइस का इस्तेमाल। ठीक है, क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 4। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? विच एलिमेंट इज़ हेल्पफुल इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ब्लड ऑन इंजरी? ठीक है, कि रक्त को जमने और तथा जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्सों में ब्रेक आ जाता है? विच टाइप फ्रैक्चर इन विच अ ब्रेक अकर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द बोन? हड्डी के कुछ हिस्सों में ब्रेक आता है, वो कौन सा फ्रैक्चर होगा? तो वो होगा आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। व्हाट इज स्क्रैप स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन? स्क्रैप त्वचा और म्यूकस झिल्ली क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है आपकी अब्रेजन कहलाती है। जब इस प्रकार से रगड़ लग जाती है तो वो अब्रेजन कहलाता है। स्क्रैप त्वचा आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कट्स लग गए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? व्हाट मेथड इज़ यूज टू ट्रीट स्प्रेन और स्ट्रेन? तो वह विधि कौन सी है दोस्तों स्प्रेन और स्ट्रेन का इलाज करने की? तो वह विधि है आपकी मालिश के द्वारा। एक सेकेंड,
गर्म पानी की सिकाई, प्राइस, प्राइस में तो कंप्रेशन एलिवेशन कई चीज़ें आ गई, फिर आराम करके या मालिश के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा मसाज के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर दे रखा है। जो आंसर की में आंसर दिया है वो मालिश के द्वारा दिया, मसाज के द्वारा दिया है, ठीक है। प्राइस भी हो सकता है इसमें, बट प्राइस के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें मालिश ही इसका सही आंसर होगा, ओके, स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेन क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रेन। अभी बताया था कि स्ट्रेन में देखो STRAIN स्ट्रेन, तो यहाँ टी से टेंडन याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेन के अंदर टी आ रहा है तो टी से टेंडन याद रखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, लिगामेंट रैप्चर, मसल टीयर और स्ट्रेच, बोन फ्रैक्चर। अब टेंडन क्या काम करता है आपका, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ मसल्स, टीयर और स्ट्रेच दिया है ना, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। मसल, टीयर और स्ट्रेच, ठीक है। पेशियों का फटना या खिंचाव होना आपका स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच ओलंपिक स्पोर्ट्स वॉज द डोपिंग टेस्ट स्टार्टेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में आपका डोप टेस्ट स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि जो वाडा है, ठीक है, वाडा और नाडा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी यानी NDTL, ये भी इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, NDTL, ठीक है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को मान्यता कब मिली दोस्तों। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 20 सितंबर 2008, 20 सितंबर 2008 को आपका वाडा ने क्या किया था, जो नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी खोली थी उसको मान्यता दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर नॉट गिल्टी फॉर डोपिंग। अब हम देखना है इसमें कौन से खिलाड़ी जो डोप टेस्ट में नहीं पकड़े गए या डोप टेस्ट में नहीं बैंड हुए। तो कार्ल लुइस, रिक डिमोट, बेन जॉनसन और डिएगो मैराडोना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कार्ल लुइस। कार्ल लुइस को छोड़कर बाकी ये तीनों के तीनों ही आपके डोप टेस्ट में पाए गए हैं, बाकी कार्ल लुइस आज तक डोप टेस्ट में पॉजिटिव नहीं हुए, ठीक है। और कार्ल लुइस की बात करें तो उन्होंने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, 9 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते, 9, ठीक है। एक ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है और 10 बार विश्व चैंपियनशिप का पदक जीता है दोस्तों कार्ल लुइस ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आ जाती तथा एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। विच प्लेयर यूज्ड बीटा ब्लॉकर्स टू शो गुड परफॉर्मेंस इन देयर रेस्पेक्टिव गेम्स एंड अचीवमेंट विच रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन का काम अगर यहाँ पर गेम्स दे रखे हैं तो तैराक को, जिम्नास्टिक को, तीरंदाज या निशानेबाज, बास्केटबॉल, तो यहाँ कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा जो फोकस की ज़रूरत होती है वो आर्चरी और फेंसिंग में, आर्चरी और शूटिंग में होती है, ठीक है। आर्चर्स और शूटर्स इन खिलाड़ियों को ज़्यादा पड़ती है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो आपकी एकाग्रता को बढ़ा देते हैं और आप जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर में कमी आती है, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों क्या करते हैं को बहुत से नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ओपियम है और पॉपी। अब ओपियम और पॉपी प्लांट एक नारकोटिक्स प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों दर्द विरोधी दवा के रूप में, ठीक है। एज एन एंटी पेन मेडिसिन के रूप में वो यूज़ करते हैं किसका, ओपियम तथा पॉपी प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं। विच फूड सप्लीमेंट डू प्लेयर्स टेक टू डेवलप इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूसेस एंड प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ग्लूटामाइन, ठीक है, ग्लूटामाइन।
ग्लूटामाइन का प्रयोग खिलाड़ी करते हैं किस चीज़ के लिए? वो अपने इम्यून सिस्टम की जो प्रणाली होती है उसको डेवलप करने के लिए, तथा जो मसल ब्रेकडाउन होती है उसको रोकने के लिए ग्लूटामाइन का प्रयोग स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट होता है ग्लूटामाइन जो होता है। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन प्लेयर्स कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स एट द सेम टाइम? तो उसको क्या बोलेंगे? जब एक ही समय पर अलग अलग प्रकार की स्टेरॉइड्स अगर कोई खिलाड़ी यूज़ कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको स्टैकिंग बोलेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैकिंग बोलेंगे, स्टैकिंग। ओके, स्टैकिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? वायु में टॉक्सिक सब्सटेंस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। हाँ, एंक्लोजर प्रदान करना, रोशनदान लगाना तथा हवा को शुद्ध करना आदि किस रूप में जाने जाते हैं? वेरियस मेजर्स टू अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द एयर सच एज प्रोवाइडिंग एनक्लोजर, स्काई लाइटिंग एंड प्यूरिफाइंग द एयर एक्सेट्रा, व्हाट इज़ नोन एज। तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोला जाता है दोस्तों कंटेनमेंट बोला जाता है। ठीक है, रोकथाम, कंटेनमेंट या रोकथाम। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि नाडा की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? नाडा की। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल 2005 में। ठीक है, नाडा की जो स्थापना हुई थी सन 2005 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 2005 में आपका नाडा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है आईओसी द्वारा घोषित कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं है? विच ड्रग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एज डिक्लेयर बाय द आईओसी? तो आईओसी के द्वारा जो ड्रग प्रतिबंधित नहीं है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपका अल्कोहल। अल्कोहल प्रतिबंधित नहीं है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 हमारा दोस्तों। पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी दवा या रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का अनुभव जगाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स केमिकल्स इवोक अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो आरामदायकता का जो अनुभव कराती है वह कौन सी दवा या रसायन है? तो वो कौन सा है दोस्तों? इनमें से वो है आपका कैनाबिनॉइड। ठीक है, कैनाबिनॉइड जो ड्रग्स है वो आपको आरामदायकता, कंफर्ट का एहसास कराती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हु परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ब्लड कोगुलेशन ऑन इंजरी? तो चोट लगने पर जो रक्त को जमाने का कार्य करता है वो करता है आपकी प्लेटलेट्स दोस्तों। ठीक है, प्लेटलेट्स वो काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए, किस पे? फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज वन शुड बी डिपेंड ऑन। तो हमें किस पे डिपेंड रहना चाहिए खेल की चोटों की पूर्ण इलाज के लिए? तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हमें फिजियोथेरेपी पे तो डिपेंड रहना ही है, सुधारात्मक करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी पे भी, यानी दोनों, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव, फिजियोथेरेपी और करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी दोनों पर डिपेंड रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से क्या रिकेट्स से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिकेट्स? नॉक, नी, पिजन चेस्ट, एडिमा और एब्रेजन। इनमें से रिकेट्स क्या है? बोन की बीमारी, सूखा रोग जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें से क्या संबंधित होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा पिजन चेस्ट। पिजन टेस्ट दिया है यहाँ पर, ये पिजन चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, पिजन चेस्ट ही होता है। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल इंसान का चेस्ट कैसा है और यहाँ पर जब पिजन चेस्ट हो जाता है तो किस तरीके से हो जाता है, ये आप देख पा रहे हो। रिकेट्स में क्या होता है? नॉर्मल इंसान के पैर ऐसे दिख रहे हैं और जब रिकेट्स होगा तो उसके पैर किस तरीके से दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से चेंजेस आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? इसमें से कौन सी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी नहीं है? फ्रैक्चर, डिस्प्लेसमेंट, स्लिप डिस्क और इंसीजन। चोट नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा दैट इज चीरा, यानी कि इन सीजन। ठीक है, इन सीजन आपका स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी आपका स्लिप डिस्क हो गया, विस्थापन हो गया, भंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ये सारी आपकी रीढ़ की हड्डी की चोट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, छठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? छठा क्वेश्चन कह रहा है
ओके, ठीक है। फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं? व्हाट टेक्निक्स डू फ्रैक्चर ट्रीट? ठीक है, ट्रैक्शन, एफलरेज, पिलर या स्लैब। सामने चित्र में आपको दिख रहा होगा, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, कर्षण यानी ट्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है ना चारों तरफ से, इसी को ट्रैक्शन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए? इन एन एंकल इंजरी अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड अ कंट्रास्ट बाथ बी गिवन एज रेमेडी टू हील द इंजरी? तो टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के लिए हम कंट्रास्ट बाथ कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, तब कर सकते हैं जब केवल सूजन स्टेबल हो जाए, जब हमारी स्वेलिंग क्या हो, स्टेबल हो जाए। ओनली व्हेन द स्वेलिंग बिकम्स स्टेबल। अगर सूजन स्टेबल हो गई है देन हम कंट्रास्ट बाथ का यूज़ कर सकते हैं टखने की चोट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ लगा रहता है तो वह क्या कहलाता है? ढांचा मीन्स हमारा स्केलेटल। ठीक है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बर्स्ट बट रिमेन्स अटैच टू द बॉडी व्हाट इज कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फट गया लेकिन उसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये साइड से जैसा हड्डी का एक कोना फटा हुआ है बट लास्ट में वो टिका हुआ है एक छोटे से उसमें से, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे दोस्तों एवल्जन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एवल्जन बोलते हैं। ठीक है, एवल्जन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेयरलाइन फ्रैक्चर को भी यह भी कहते हैं, हेयरलाइन फ्रैक्चर इज आल्सो नोन एज। हेयरलाइन फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। हेयरलाइन जो फ्रैक्चर होता है उसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक चोट का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म इंजरी? लॉन्ग टर्म इंजरी का टाइप कौन है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा सही जवाब? खेलते हुए दर्द होना। ठीक है, पेन वाइल प्लेइंग, खेलते हुए दर्द होना, ये आपका एक दीर्घकालिक चोट या लॉन्ग टर्म इंजरी कहला सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेडिसिन में वर्लपूल चिकित्सा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्लपूल मेडिसिन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन? तो वर्लपूल मेडिसिन के रूप में स्पोर्ट्स मेडिसिन में इनमें क्या यूज़ किया था? मालिश, बर्फ़ की थैली, पानी में डुबोना या फिर इंफ्रारेड? तो इसमें जो यूज़ होगा बर्फ़ की थैली यूज़ होगी। आइस बैग का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? आइस बैग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों। किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? व्हाट टाइप ऑफ इंजरीज फॉलोड बाय वोमिटिंग, लिगामेंट, हेड, बोन इंजरी और मसल इंजरी? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हेड इंजरी। हेड इंजरी के बाद वोमिटिंग होने की संभावना पूरी बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन ट्रीट बाय बी स्ट्रिंग्स? मधुमक्खी के डंक का इलाज किसके द्वारा होता है? किस पदार्थ के द्वारा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सिरका, नींबू पानी या फिर अचार? क्वेश्चन नंबर 13, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा आप मधुमक्खी के डंक से हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। किस नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? इन अ वैरायटी ऑफ बोन इंजरी इज कॉल्ड विच बोन इज ब्रोकन? द बोन इज ब्रोकन एंड इंटरनल ऑर्गन सच एज टिश्यूज और आर्टरी डैमेज। ठीक है, हड्डी टूटने के साथ साथ उसमें आपके टिश्यूज़ और आर्टरीज और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उनको भी नुकसान पहुंच जाए तो ऐसी फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज इज कॉमन इन बास्केटबॉल प्लेयर्स? तो वो इंजरी कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट यानी कि एंटीरियर लैटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ द एंकल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, उससे पहले आप देख लें जो बास्केटबॉल की आम चोट होती है वो आपके इस पार्ट में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, लैटरल लिगामेंट्स की बात हो रही है और साथ ही मेडियल साइड और लेटरल साइड ये होती है आपकी। मिडियल साइड इधर बोलते हैं, लेटरल साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो लेटरल लिगामेंट्स की इंजरी बास्केटबॉल्स में ज़्यादा देखी जाती है खिलाड़ियों में। पार्ट 6 है हमारा दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक की चोट है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इंजरीज हैज़ अ हार्ड टिश्यू इंजरी? खिंचाव, कंधे का विस्थापन, टेनिस कोहनी या फिर मोच? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका कंधे का विस्थापन। ठीक है, शोल्डर डिसलोकेशन एक हार्ड टिश्यू इंजरी होती है। ठीक है, कभी भी आपका शोल्डर डिसलोकेट होगा तो जो आपके आसपास अगर 10-12 कदम पे भी होगा ना, उसको भी आपकी उन लिगामेंट्स के ब्रेक होने की आवाज़ आती है जब शोल्डर डिसलोकेट होता है। इतने हार्ड टिश्यू इंजरीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा प्रेशर मसाज यानी ये मालिश का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेशर मसाज? तो प्रेशर मसाज का इसमें से जो प्रकार नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है, नहीं। ऑप्शन सी परक्यूजन, ठीक है, ऑप्शन सी परक्यूजन जो है आपका प्रेशर मसाज का टेक्निक नहीं है। बाकी नीडिंग हो गया, पेट्रिसेज हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये आपके प्रेशर मसाज का ही प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसाज में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोकिंग है, प्रेशर है, परक्यूजन है, वाइब्रेशन और शेकिंग जिसको बोलते हैं। स्ट्रोकिंग के अंदर आपका देखिए यहाँ पर सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग आ जाती है और डीप स्ट्रोकिंग और एफ्लरेज आ जाती है। प्रेशर मसाज के अंदर 3 पार्ट आपके हो गए, नीडिंग, पेट्रिसेज और फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, नीडिंग के अंदर आपका स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर और आयरनिंग हो जाएगी। पेट्रिसेज के अंदर पिकिंग अप, रिंगिंग, रोलिंग, स्किन रोलिंग हो जाएगी। फ्रिक्शन के अंदर सर्कुलर फ्रिक्शन, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। वहीं परक्यूजन की बात करेंगे तो क्लैपिंग, हैकिंग, टैपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग, टेंटिंग और कॉन्टैक्ट हील परक्यूजन, वाइब्रेशन और शेकिंग, ये भी एक। तो ये मेन 4 हैं और इनके सब जो पार्ट हैं वो आपके इसमें ग्राफ में दिख रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा नीडिंग मसाज का प्रकार नहीं है? अभी पीछे हमने ग्राफ देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नीडिंग मसाज? ठीक है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुल और हैकिंग। तो यहाँ पर जो आपका होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी हैकिंग। ठीक है, हैकिंग जो है वो आपका नीडिंग का प्रकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, हैकिंग, ओके, हैकिंग चेक कर लेते हैं। हैकिंग दिया है नीडिंग में, नीडिंग में आपका स्क्वीजिंग आ गया, स्टेशनरी आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीडिंग का पूछा तो स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरनिंग है। हैकिंग सही है हमारा, जो इसका सही आंसर होगा दैट इज़ हैकिंग आपका क्या है? नीडिंग मसाज का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आगे देख सकते हो सेम ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मालिश कितने प्रकार होते हैं? मालिश के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसाज? तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि मेन जो पार्ट्स होते हैं वो आपके 4 प्रकार होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 4। अब वो 4 प्रकार कौन से होते हैं अभी क्लियर किया था। एक स्ट्रोकिंग, दूसरा प्रेशर, तीसरा परक्यूजन और चौथा वाइब्रेशन, या हम इसको शेकिंग भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एथलेटिक ट्रायंगल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? व्हाट डज एन एथलेटिक ट्रायंगल मीन? एथलेटिक ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो एथलेटिक ट्रायंगल का जो मतलब होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है आपका एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स। यहाँ पर आपको ट्रायंगल क्लियर दिख रहा होगा, एथलीट, कोच और पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एथलीट कोच रिलेशनशिप होता है, कोच पेरेंट रिलेशनशिप होता है और एथलीट पेरेंट रिलेशनशिप होता है। इसी का मतलब आपका एथलेटिक ट्रायंगल होता है। ठीक है, एथलीट्स, कोच एंड पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। किसी एक खिलाड़ी की हृदय गति अगर नापनी है तो कैसे नापी जाएगी? इफ़ अ प्लेयर हार्ट रेस इज़ टू बी मेजर्ड देन हाउ इट इज़ मेजर्ड? हम कैसे नापेंगे किसी एक खिलाड़ी की हृदय गति? अगर हमें नापना हो तो वो हम नापेंगे दोस्तों, पहले 6 सेकंड की हृदय गति निकाल कर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमें एक खिलाड़ी की हृदय गति पता चल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द हार्ट रेट ऑफ द फर्स्ट 6 सेकेंड एंड इज काउंट एंड मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? इफ़ अ क्रैम्प अकर्स इन अ डायफ्राम मसल व्हाट इट इज़ कॉल्ड? तो डायफ्राम पेशी में अगर आपके क्रैम्प आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे दोस्तों स्टिच बोलेंगे। हमारे जो पेट के पास जो क्रैम्प आता है ना उसको हम स्टिच बोलते हैं। बड़ा तेज़ दर्द होता है पेट में जब क्रैम्प आता है डायफ्राम में। ठीक है, स्टिच बोलते हैं। ठीक है, क्रैम्प भी स्टिच ये दोनों एक ही चीज़ वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, शरीर की किस हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? किसी हिस्से में अगर शरीर का रक्त जम रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द डेपोजिशन ऑफ ब्लड इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी? ठीक है, हीमोफीलिया, हेमाटोमा, हीमोग्लोबिन या हेमोक्सिया, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे दोस्तों हेमाटोमा।
ठीक है, हेमाटोमा बोलते हैं। ये हमारा एक पार्ट है बॉडी का, सपोज दैट हाथ है, इस हाथ के अंदर ये जो ब्लड इस तरीके से जमा हुआ है ये आपका हेमाटोमा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? हु क्रेडिटेड विथ यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल साइंस इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन? तो ये श्रेय किसको जाता है दोस्तों? हिपोक्रेट्स, आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9, यस, हिपोक्रेट्स को जाता है दोस्तों। किसको? हिपोक्रेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों ने प्राप्त किया? विच कंट्री लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स गॉट द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग पिरामिड ट्रेनिंग? सामने डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पिरामिड ट्रेनिंग को स्टार्ट करने का श्रेय किस देश के लंबी दूरी के धावकों को मिलता है या दिया जाता है? तो वो है आपका दोस्तों रूस के। ठीक है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द इंजरी रिलेटेड टू स्वेलिंग एंड पेन इन द मसल्स ऑफ द जॉइंट फ्लिड एरिया? टेंडनाइटिस, साइनोवाइटिस, अचलीज टेंडन्स और स्प्रेन। क्या बोला जाएगा? जोड़ों के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन और दर्द। जोड़ों का तरल पदार्थ होता है उसको साइनोवल फ्लिड भरा होता है ना, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 साइनोवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, साइनोवल फ्लिड भरा होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, तो इसको साइनोवाइटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल जॉइंट है हमारा। ठीक है, सब कुछ साइनोवल फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है हमारा। ठीक है, साइनोवल मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली। वहीं जब बोन इरोजन होता है तो स्वेलिंग आ जाएगी आपकी, जहाँ पर साइनोवल फ्लूइड वाला पार्ट होगा क्या होगा? स्वेलन इन्फ्लेम्ड बाय साइनोवल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके के साइनोवाइटिस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। बार बार अभ्यास के कारण यानी ओवर यूज्ड टेंडन के तंतुओं में सूजन तथा सूजन सख्त और छोटा हो जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्वेलिंग ऑफ द टेंडन्स ऑफ द टेंडन्स हार्डनिंग एंड शॉर्टनिंग ड्यू टू रिपीटेड प्रैक्टिस? ठीक है, बार बार अभ्यास के कारण क्या होगा? हमारी टेंडन में स्वेलिंग आ जाए, साथ ही टेंडन्स क्या हो जाए? हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए और छोटी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? साइनोवाइटिस तो होगा नहीं। ठीक है, वो तो जॉइंट से रिलेटेड हो गया। तो अचलीज टेंडन्स या टेंडोनाइटिस होगा या स्प्रेन होगा? क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बिल्कुल टेंडनाइटिस। टेंडन्स मीन्स टेंडोनाइटिस इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेंडनाइटिस में क्या होगा आपका? ये जो पार्ट दिख रहा है आपको रेड वाला, ठीक है, यही आपका सख्त और स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है इसमें। ओके, और टेनिस एल्बो में अगर आप देखेंगे तो टेनिस एल्बो में यहाँ पर हमारा जो एल्बो का ये जॉइंट होता है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो हल्का सा क्रैक टाइप का जो पड़ा है। ठीक है, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन होती है यहाँ पर जो होती है हमारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? खेलों में टेंडनाइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? इन विच टेंडन इज़ द इंजरी मोस्ट ऑफन कॉल्ड टेंडनाइटिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इन स्पोर्ट्स। तो सबसे अधिक किस टेंडन में टेंडनाइटिस नामक चोट लगती है हमको? तो वो लगती है हमारी एचलीज टेंडन में। ठीक है, एचलीज टेंडन के अंदर टेंडनाइटिस चोट सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, एचलीज टेंडन्स की अगर आप बात करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन्स के जो इन्फ्लामेशन होते हैं, एचलीज टेंडन ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है हमारा ना, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का कारण क्या होता है या होने को क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर? व्हाट इज़ द स्ट्रेस फ्रैक्चर इन मेटाटार्सल? सिंपल फ्रैक्चर, मार्च फ्रैक्चर, आर्क फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मार्च फ्रैक्चर कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, जब हमारे मेटाटार्सल्स में फ्रैक्चर होते हैं उसे हम मार्च फ्रैक्चर्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाटार्सल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, ये हमारी जो पैर का जो पंजा होता है ना, उसकी जो ये वाले पार्ट होते हैं, ये हमारी मेटाटार्सल्स होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है एंटीरियर लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बाई व्हाट नेम इज़ द एंटीरियर लेग पेन नोन? तो एंटीरियर लेग पेन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दैट इज़ ऑप्शन बी, शिन पेन के नाम से। ठीक है, इसको हम एंटीरियर लेग पेन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 7, लास्ट पार्ट है हमारा, तो जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट पार्ट भी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए चले। मालिश के
प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार की मालिश आती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसाजेस कम अंडर द प्रेशर ऑफ मैनिपुलेशन मसाज? अभी पीछे ग्राफ दिखाया था मैंने, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए, 3 प्रकार की मसाज आती है प्रेशर मैनिपुलेशन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैट फुट का पता कौन से यंत्र से लगता है दोस्तों? विथ विच डिवाइस डू यू डिटेक्ट फ्लैट फीट? तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको हम पेडोग्राफ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बोलते हैं पेडोग्राफ के द्वारा हम फ्लैट फीट का पता लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेडोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है? बाई व्हाट नेम द ट्रीटमेंट इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो इलाज किया जाएगा, हाइड्रोथेरेपी तो होगा ही नहीं, क्रायोथेरेपी हाइड्रोथेरेपी तो होगा ही नहीं क्योंकि बर्फ़ और पानी से हो गया, बायोथेरेपी भी नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोथेरेपी बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोथेरेपी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन, ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्तस्राव ना हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाई विच विटामिन इज इंजेक्टेड टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग बिफोर ऑपरेशन? तो वो आपकी होती है कौन सी? विटामिन के। यस, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विटामिन के ना आपका ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि कम ब्लीडिंग हो, ज़्यादा रक्तस्राव ना हो ऑपरेशन के समय। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले कहाँ अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेयर वॉज द टर्म फर्स्ट एड अडॉप्टेड? तो कहाँ पर? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फिर रूस, कहाँ पर अपनाया गया था? सबसे पहले अपनाया गया था दोस्तों इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और 1879 में 1879 में आपका इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट एड टर्म शब्द को सबसे पहले यूज़ किया गया था या अपनाया गया था। उस मसाज को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है? व्हाट इज़ द मसाज दैट प्रेसेस द मसल्स एंड प्रेसेस देम टुवर्ड द हार्ट? स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन और वाइब्रेशन, क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे दोस्तों स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग के अंदर क्या होता है? मांसपेशियों को दबाकर हार्ट की तरफ प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है स्ट्रोकिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। परक्यूजन मैनिपुलेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? परक्यूजन मैनिपुलेशन इज नोन बाई व्हाट अदर नेम? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ टेपोटमेंट। ठीक है, परक्यूजन मैनिपुलेशन को हम टेपोटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं परक्यूजन में इस तरीके से आप हाथों की पोजीशन करके हम मसाज देते हैं उसमें। ठीक है, करेक्ट हैंड पोजीशन जो चेस्ट परक्यूजन की हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे जो हमारा है 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? इन विच ट्रीटमेंट इज़ द कंट्रास्ट बाथ इज़ यूज्ड? तो कंट्रास्ट बाथ का जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो सूजन कम करने के लिए किया जाता है, टू रिड्यूस स्वेलिंग। ओके, टू रिड्यूस स्वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट? तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में आला, इंग्लिश में स्टेथोस्कोप। खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन द स्प्रे दैट इज़ अप्लाइड आफ्टर द प्लेयर इज़ इंजर्ड? तो उसमें क्या भरा होता है उस स्प्रे के अंदर जो हम मूव या वॉलिनी स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं, कोल्ड स्प्रे, तो उसमें क्या भरा होता है? उसमें भरा होता है दोस्तों क्या? आपका इथाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है दोस्तों, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज़ द थेरेपी मेथड विच वैक्स इज़ यूज? क्रायोथेरेपी में तो बर्फ़ का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोथेरेपी में पानी का, पैराफिन बाथ, कंट्रास्ट बाथ में भी पानी का, पैराफिन बाथ में आपका मोम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंदर बर्फ़ का प्रयोग होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। हाउ लॉन्ग शुड आइस बी यूज्ड आफ्टर एन इंजरी? कितनी देर बाद हम बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं?
क्वेश्चन नंबर 13, 2 से 3 मिनट के अंदर, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर हमें बर्फ़ का अप्लाई कर देना है, ठीक है, क्रायोथेरेपी दे देनी है। व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य कौन करता है दोस्तों? नेचुरल डिफेंस इन पर्सनस बॉडी। तो नेचुरल डिफेंस का जो काम करता है वो कौन करता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो नेचुरल डिफेंस का जो काम करता है हमारी बॉडी में वो कौन सा विटामिन करता है? वो करता है आपका विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टू डू इन केस ब्लड फ्लो फ्रॉम द नोज ऑफ द प्लेयर रनिंग टू सिट, लाई डाउन और वॉकिंग? क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ लाई डाउन, लेटा देना चाहिए या लेट जाना चाहिए एक खिलाड़ी को, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आपके स्पोर्ट्स इंजरीज़ और साथ में स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आप इनको बोल सकते हैं। डोपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी कवर अप हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूँ। फिर अगला जो टॉपिक होगा आपके सिलेबस का दोस्तों वो होगा कम्युनिकेबल डिसीज़ का, जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ हम हेल्थफुल लिविंग और फैमिली हेल्थ एजुकेशन हो गया और कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन पे कायदे से इनके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका हेल्थ एजुकेशन जो पार्ट सी दिया है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे अगले वीडियो में हम, ठीक है। तो पार्ट सी आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 पार्ट बचेंगे आपके, पार्ट बी और ए। और ए में हमने कंप्लीट कर रखा है साइकोलॉजिकल, हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका ट्रेनिंग मेथड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो आपका जो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज वाला, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके जितने भी सिस्टम है बॉडी के, चाहे वो मस्कुलर, सर्कुलर, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन चारों सिस्टम के जो इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैंने इसकी एक थ्योरी क्लास डाल रखी है अपने वीडियो में, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाकर अगर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो पूरा थ्योरी का पार्ट है, उसमें अच्छे से मैंने वन लाइनर के रूप में उसमें आपको डिस्क्राइब करके दिया है, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पूरा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इसको, उसमें पॉइंट वाइज हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में किया, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। साथ ही जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ी आगे पीछे होती हैं। लेकिन अगर आप बेल आइकन दबा के रखोगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब भी लाइव होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।